नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, हम आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो पढ़ेंगे वो हम अपना अगत तंत्र पढ़ेंगे। अगत तंत्र का कोई टॉपिक नहीं है आज। अगत तंत्र को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको हमने लिया है यहाँ पर। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको यूजफुल लगेगी वीडियो, देखिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ सकता है, तो अगत तंत्र की परिभाषा सबसे पहले पूछी जा सकती है। तो वहाँ पर देखिए, अगत तंत्रम नामम सर्प कीट लूता मूषकादि विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम चा। अर्थात इस जो श्लोक का रेफरेंस है वो आप देख पा रहे हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 1/14 से लिया गया है, पहला अध्याय और 14 नंबर का श्लोक है ये। इसको देखिए, बेसिक लैंग्वेज में अगर किसी को श्लोक नहीं याद हो पा रहा तो कैसे करें। तो देखिए, अगत तंत्र वह है जिसके अंतर्गत हम सर्प, मूषक, कीट, दंष्ट्राविष, लूता और संयोगज जो विष होते हैं उनका अध्ययन करते हैं तथा उनका उपशमन यानी कि उनकी चिकित्सा कैसे करी जाए उसका अध्ययन करते हैं। तो वह शास्त्र जो हमारा है वो क्या कहलाता है? अगत तंत्र कहलाता है। अब इसकी निरुक्ति की अगर बात करें, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अगध, तो अगध में आप आ हटा दीजिए, गद को लीजिए पहले। तो गद का मतलब होता है रोग, पीड़ा, विष। ये इसके कुछ पर्याय बताए गए हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो इसमें बोला गया है नास्ति गदो यस्मात्, अर्थात जिसके द्वारा विष का नाश किया जाए वो क्या है? अगध होता है। ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है शरीर की रक्षा की जाए, जिसके द्वारा हमारी जो है शरीर की रक्षा की जाए वो हमारा क्या होता है? तंत्र होता है। तो यही पूरा पूरा अगत तंत्र का तात्पर्य है। देखिए, व्युत्पत्ति पे क्वेश्चन नहीं है, पर अगर आ सकता है तो देखिए मैं आपको बेसिकली ऐसे बता देता हूँ। तो अगध में आ को हटा दीजिए और गद जो बना है, तो आ में गद धातु में अच प्रत्यय लगने से, गद धातु में अच प्रत्यय लगने से आपका अगध बनता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है। इस प्रकार देखिए, कुछ ये बेसिक्स हैं हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए, हम आगे बात करें विष परिभाषा। तो विष की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो देखिए, विषा जननत्वाच्यः विष भी अत्यभिधीयते। तो ये श्लोक जो है हमारा सुश्रुत कल्पस्थान 3/11 है। इसमें क्या बोला गया है? ऐसे द्रव्य, 3 पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखिए, जो जीवित प्राणियों में, सेकंड पॉइंट, जीवित प्राणी में क्या करे? विषाद उत्पत्ति करे, अर्थात विष की उत्पत्ति करे। तो वो क्या होते हैं? विष होते हैं। ये विष की परिभाषा बताई गई है। अब आगे इसी क्रम में देखिए, विष की गुण की बात करेंगे हम। देखिए, मैं श्लोक और हिंदी दोनों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको श्लोक याद नहीं होते वो हिंदी कम से कम याद कर ले। तो अब जो क्वेश्चन है वो विष के गुण पूछे जा सकते हैं। तो उसमें देखिए, रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकाशी विशदम च एव लघु पाकी च तत् स्मृतम। सुश्रुत कल्पस्थान 2 अध्याय नंबर 2 19वां श्लोक है ये। तो देखिए क्या क्या गुण बताए गए हैं। रुक्ष होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, आशु यानी कि बहुत तेजी से काम करने वाला, व्यववाही पूरे शरीर में फैल जाता है, विकासी होता है, विशद होता है, लघु होता है, अविपाक होता है। तो ये इसके कुछ इसके गुण बताए गए हैं। 10 गुण हमारे बताए गए हैं विष के। ये याद होने चाहिए आपको, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है कई बार, उस पर भी आगे क्वेश्चन पे हमने डिस्कस करा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ओज के गुण की। विष की बात कर लिया, ओज गुण की बात करें तो देखिए, गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। चरक चिकित्सा का 43 नंबर का अध्याय का श्लोक है ये। तो इसमें देखिए बेसिक चीज़ें क्या है। इसमें जिसको नहीं याद हो पा रहा वो ये ट्रिक एक सामने देख पा रहे हैं, पीएसएम बस जी। तो मतलब टी जो सुबह से है टीचर, पीएसएम मतलब प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन जो है हमारी स्वास्थ्य वही पढ़ाई जा रही है। तो बच्चे आकर तंग आकर कहते हैं बस जी। तो आप यहाँ पर मैंने उसके आगे अल्फ़ाबेटिक लिखा है, आप वहाँ से डिकोड कर सकते हैं। तो अब देखिए, गुरु शीत मृदु, मैंने ये डिकोडेशन ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने श्लोक के अकॉर्डिंग कर रखा है, पर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने अल्फ़ाबेट मेंशन किए हैं। गुरु शीत मृदु बहल स्थिर प्रसन्नम स्निग्धम सुलक्षण पिच्छिल और मधुर, ये हमारे 10 गुण हमारे पूरे ओज के कवर हो जाते हैं। अब देखिए, ट्रिक आपने देख ली है। विष संकट की बात अगर हम करें तो देखिए, विष संकट होता क्या है। तो जब विष का प्रभाव अति हो जाए, अति प्रभाव हो जाए और रुग्ण विषाक्तता से ग्रस्त हो, रुग्ण यानी मनुष्य जो है विषाक्तता से ग्रस्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? रुग्ण को कठिन भी ले सकते हैं, मतलब ऐसी विषाक्तता जो असाध्य हो चुकी हो। तो अब देखिए, इसमें विष क्या होता है। प्रकृति, काल, अन्न, दोष और दुष्य का समान होने पर एक साथ मिले तो उसे क्या कहते हैं? विष संकट कहते हैं। इसको आप इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देख पा रहे हैं आप साइड में एग्जाम्पल में, देखिए, नाग विष जो होता है सर्प विष में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि जो विष होता है उसकी प्रकृति आगन्य होती है। अगर ये पित्त प्रकृति वाले को काटे तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आगन्य गुण को उसके साधर्मी गुण मिल जाता है, तो वहाँ पर विष का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि विष संकट का एक कारण है। ठीक है। उसके बाद काल की बात अगर करा जाए तो वर्षा ऋतु,
वर्षा ऋतु में, क्योंकि वो विष है उसकी उत्पत्ति जल से मानी गई है, और वर्षा ऋतु में जल होता है, तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में अगर काटा जाता है तो भी प्रकोप ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें सब कोरिलेशन में रहेगी। अन्न में अगर पित्तजन खा रखा है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, विष कहीं ज़्यादा गुना काम करता है, कहीं ज़्यादा गुना काम करता है, क्योंकि उसको उसके फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो यही क्या चीज़ क्रिएट करती है, विष संकट को क्रिएट करती है। अब आगे देखिए, विष मुक्ति लक्षण, मतलब विष मुक्ति लक्षण क्या होंगे। तो जब आप उस किसी पेशेंट को विष से मुक्त करा देंगे तो क्या लक्षण वहाँ देखने को मिलेंगे। श्लोक याद हो पाए तो देखिए, परसन दोषम प्रकृति स्थितम तुम अभिकांक्षम अनभिकांक्षम समूत्र जिहाहम परसन वर्णो इंद्रिय चित्तेष्टम वैद्यो अवगच्छद विषम मनुष्यम। तो ये एक श्लोक है सुश्रुत कल्प 6 अध्याय 6 का 32 नंबर का श्लोक है ये। अब इसमें देखिए, त्रिदोष सप्तधातु और त्रिमल, वो क्या होता है, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ चुके हों, क्योंकि दोषों का, मलों का और धातुओं का साम्यावस्था में रहना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर मुक्ति लक्षण में ये अपने साम्यावस्था पर आ जाते हैं। अन्न में रुचि होती है उस पेशेंट को, जिह्वा अपना रस को प्राप्त करना स्टार्ट कर देती है। वर्ण, चेष्टा और इंद्रियों का स्वाभाविक होना, वो अपने कर्म के प्रति निवृत्त हो जाती हैं, अपने कार्य को भली प्रकार करती हैं इंद्रियां। अब शंका विष की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शंका विष। तो देखिए, इस चरक का एक श्लोक है, दुरंधकारे विद्यश्य केंचित द्वेष शंकया विशोद्गे ज्वरा छर्दी मूर्छा दहो अपि च वा भवेत। तो इसको क्या है हिंदी में आपको समझिए, चरक चिकित्सा 23 अध्याय नंबर 23 221 नंबर का श्लोक है ये। रात्रि के अंधकार में किसी मनुष्य को कांटा चुभने पर उसको ऐसी शंका होती है, मे बी वाली कंडीशन है यहाँ पर, कि मुझे किसी विषैले जानवर ने काट लिया है। विषैले जंतु के काट लेने पर वो क्या होता है, उसको वैसे जो चीज़ है होती ऐसी कुछ नहीं, पर वो मानसिक तरह से क्या हो जाता है, मानसिक विकृति से ग्रस्त हो जाता है। और मानसिक विकृति से ग्रस्त हो जाने पर उसका जो विष का वेग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विष का वेग बढ़ जाने के कारण, विष ऐसा नहीं, बस मानसिक विष की बात कर रहे हैं, मानसिक विष की बात है यहाँ पर। तो देखिए, ज्वर, दाह, मूर्छा, ग्लानि, मोह, अतिसार वहाँ पर उस पेशेंट को आपको देखने को मिलेंगे। उसकी चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए, कुरियाद आश्वासनम बुद्धः, सर्वप्रथम उसको आप आश्वासन देंगे। सीता वैगंधिको द्राक्षः पयसाम मधुकम मधु, अर्थात चीनी शोधित गंधक, वैगंधिकों का मतलब है शोधित गंधक आप यहाँ पर लेंगे। मुनक्का, चीरकाकोली, मुलेठी, इनको क्या करेंगे, चूर्ण बनाएंगे और मधु के साथ उसको चाटने के लिए, लेह के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है शंका विष का काम, जो कर्म है और शंका विष की चिकित्सा है वो आप इस प्रकार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं, देखते हैं। तो देखिए, स्थावर विष के लक्षण और चिकित्सा पूछी जा सकती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो सबसे पहले वेग की बात करें तो प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार 7 वेग बताए गए हैं। लक्षण देखेंगे प्रथम, प्रत्येक वेग के अनुसार उसकी चिकित्सा देखेंगे। तो देखिए, प्रथम वेग अगर है तो वहाँ पर जिह्वा श्याव यानी कि काली, ब्लैकनेस हो जाएगी, मूर्छा होगी, स्तब्धता हो जाएगी। ठीक है, चिकित्सा वहाँ पर आप क्या करेंगे, वमन, शीतल जल से परिषेक करेंगे, मधु, घृत और अगद का पान कराएंगे वहाँ पर। द्वितीय वेग में कंपन, शिथिलता, शाद, दाह, कंठरुजा और हृदय वेदना होती है वहाँ पर पेशेंट को, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वमन और विरेचन उसको करवाएंगे। तृतीय वेग में तालु शोष होता है, नेत्र में विवर्णता आ जाती है, हरित वर्ण का मल का त्याग होगा, शौफ उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगद का पान, नस्य और रंजन आप वहाँ पर उसको देंगे। चतुर्थ वेग में पक्वाश्य, वैमाश्य, तोद, हिक्का, कास और आंत्र कूजन, ये इसके लक्षण हैं। चतुर्थ वेग में स्नेह मिश्रित अगध पान आप वहाँ पर उसको कराएंगे। पंचम वेग की अगर बात करें तो कफ का स्राव होता है, विवरणता आ जाती है, पक्वाश्य में भेदना होती है, जैसे कोई भेद रहा हो पर पक्वाश्य में, ऐसे उसको आभास होता है। तो वहाँ पर मधु, यष्टि मधु और अगध वहाँ पर आप उसको पान कराएंगे। षष्टम वेग की अगर मान लो, सिक्स्थ वेग की हम बात करें तो बुद्धि व प्राण का नाश होता है, अतिसार की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, अतिसार है तो अतिसार की चिकित्सा करेंगे और अपीड़क नस्य वहाँ पर आप देंगे। सप्तम वेग में स्कंद, पृष्ठ, कटिभ्रंश और श्वास अवरोध, लास्ट स्टेज होती है, मरने वाले चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है, काकपद लगाकर रक्त मिश्रित मांस वहाँ पर रखा जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो विष ने अपना स्किन से टच हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पर एक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये कवर हो जाते हैं।
अब देखिए इनको आप याद कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि याद करना। तो देखिए छोटी सी एक ट्रिक है इनकी चिकित्सा के लिए, लक्षण तो आप देखकर याद कर रहे होंगे आपको। मैंने एक छोटा सा फंडा बनाया है। तो वमन विरेचन, तो वमन विरेचन से मैम ने काकपद मंगवाया, ऐसे आपको याद करना है इसको। तो वमन विरेचन, विरेचन को आप इंग्लिश में लिखा हुआ है नीचे, आप लास्ट में देख रहे हैं AN आ रहा है, तो AN आप वहाँ पर लिख देंगे विरेचन का। उसके बाद से मैम ने काकपद मंगवाया। आइए इसको डिकोड करते हैं। तो प्रथम वेग में वमन आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय वेग में वमन और विरेचन दोनों आ जाएंगे। तृतीय वेग की बात करें तो AN हमने वहाँ पर लिखवाया, तो AN से आप पढ़ेंगे अंजन और नस्य, A से अंजन, N से नस्य आप यहाँ पर लेंगे। चतुर्थ वेग में देखिए से, तो से आ जाएगा स्नेह मिश्रित अगध पान आप वहाँ पर देंगे। पंचम वेग में मधु, अगध और मुलेठी, मैम है ना, मधु, अगध और मुलेठी आप वहाँ पर देंगे। षष्टम वेग में नस्य देना है अवपीड़क, याद रहे तो लिख देना, नहीं नस्य लिख दीजिए। सप्तम वेद में काकपद रक्त मिश्रित, यानी कि काकपद मंगवाया, तो काकपद रक्त मिश्रित रस वहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने स्थावर विष के जो वेगों की चिकित्सा है कुछ याद करने की कोशिश की है। अब आगे इसी क्रम में हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें मध्य, विष और ओज में। देखिए विष और मध्य के गुण सभी समान हैं, बस एक लास्ट में जो उसका रस आता है, तो विष में अनिर्देशीय बताया गया है रस, और जो मध्य है वहाँ पर अम्ल बता दिया गया है। आइए ओज के गुणों को समझते हैं। ओज के गुण आपने वहाँ PSM बस जी से याद करे थे, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं गुरु, शीत, मृदु, बहल, स्थिर, प्रसन्न, स्निग्ध, सुलक्षण, पिच्छिल, मधुर। तो बस आपको बेसिक याद करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ओज के गुण मैंने याद करा दिए हैं, मध्य और विष के, अगर आपने विष के गुण भी मैंने आपको याद करा दिए, विष के गुण आपको याद है तो वहाँ पर अनिर्देशीय रस एक आ जाता है, यहाँ पर अम्ल आ जाता है रस में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ये इस प्रकार आप इसमें याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे स्थावर विष के अधिष्ठान की बात करेंगे। तो देखिए मूल, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वकम, चीरम, सार एवचा, निर्यासो धातश्चैव कंदश्च दसम स्मृतः, अर्थात 10 यहाँ पर जो है स्थावर विष के जो है अधिष्ठान बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए पेड़ को एक, आपको पहले पेड़ देखना है, तो पेड़ में से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, उसकी मूल ले सकते हैं, पत्र उससे ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जो डंठल होती है उस पर एक त्वक होती है, खाल होती है, उसको आप ले सकते हैं, त्वचा को। सार यानी कि उससे निकलने वाला सार आप ले सकते हैं, उसका निर्यास उससे ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट जैसे कि गोंद निकलती है वो। क्षीर यानी अर्क को आप देख सकते हैं, अर्क का पेड़ होता है, स्नुई होती है, वहाँ पर उसका क्षीर प्राप्त किया जाता है। धातु पूरा का पूरा पेड़ जो लेते हैं, कंद उसका आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ये याद करनी होगी, बेसिक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, एक पेड़ को एक बस पेड़ को इमेजिन करना है और बस उससे लिखते चले जाना है क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। अब देखिए विश्व वर्गीकरण पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सुश्रुत जी जो हैं हमारे आचार्य सुश्रुत जी हैं, उन्होंने 3 प्रकार के विश्व बताए हैं, वर्गीकरण करा है, स्थावर, जांगम और कृत्रिम बताए हैं इन्होंने। स्थावर में इन्होंने वानस्पति और धातु को रखा है, ठीक है। अब अष्टांग अगर हम बात करें तो अष्टांग हृदय मतलब वाग्भटानुसार अगर बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कृत्रिम और अकृत्रिम 2 प्रकार के विष रखे हैं। कृत्रिम में उन्होंने गर्विष को रखा है, और अकृत्रिम जो हमारा है वहाँ पर उन्होंने स्थावर और जांगम विष को रखा है। तो ये विभाजन पूछा जाता है 2 नंबर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो विस्तृत रूप है वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर। अभी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो वही देखेंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए अब हम उपविष की बात करेंगे। उपविष में देखिए विष, तिंदुक, बीजम, चात्वाह, फेनश्चय, रेचकम, धतुर, बीजम, विजया, गुंजा, भल्ला तक, आहाह, अर्क, क्षीरम, स्नुई, क्षीरम, लांगली, करवीरकम, समाख्यातो गणवयम तु बुद्धे रूप विषाभिधा। तो ये हमारा श्लोक है रस तरंगिणी का 4th अध्याय, इसमें बोला गया 163 164 नंबर का श्लोक है। तो इसमें देखिए 11 जो हमारे हैं बताए गए हैं उपविष। कुचला, अफीम, जमाल घोटा, धतूरा, भांग, गुंजा, भिलावा, भल्ला तक यानी अर्क, थुहर यानी स्नुही, कलिहारी और करवीर, ये हमारे 11 उपविष बताए गए हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इनको याद कैसे करेंगे। देखिए जिनको श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो याद करिएगा श्लोक। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक बनाई है, उसको देखते हैं। तो देखिए अगर ट्रिक की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, कल जय अगध का भला कर क्यों चला स्नुही। भला स्नुही से कहा जा रहा है कि जो जय था वो कल अगध का भला करके क्यों चला गया। तो अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो कल से देखिए कलिहारी वहाँ पर था, जय से जमाल घोटा या जयपाल भी बोला जाता है, तो जयपाल आप यहाँ लीजिए। ए से अर्क, जी से गुंजा, ए से अफीम, डी से धतूरा, अगध भला कर। तो भला से आप भा से तो आप भांग लेंगे, नीचे देख पा रहे हैं, भला से आप भल्ला तक लेंगे, ठीक है। भल्ला तक और भांग यहाँ पर आप ले लेंगे। कर से करवीर आपको लेना है। क्यों चला को आप पढ़ेंगे तो कुचला,
कुचला बनता है, कुचला को आप याद रखेंगे स्नूही, तो स्नूही से स्नूही ले लेंगे। तो इस प्रकार जो उपविश हैं 11 वो आप इस ट्रिक से इजीली याद कर पाएंगे। एक दो बार ट्रिक को पढ़ें तो आपको उपविश याद हो जाएंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे तो देखेंगे मस्तिष्क पर प्रभावी विष के बारे में पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार के विष होते हैं, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल होते हैं हमारे न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं। उसमें देखिए सेरिब्रल में डिलिरेंट आते हैं, इनिब्रियंट आते हैं और सोमनीफेरस आते हैं। तो डिलिरेंट में धतूरा और भांग आता है, इनिब्रियंट में मध्य और मदात्य है वो आता है, यानी मेथेनॉल और एथेनॉल आ जाते हैं। सोमनीफेरस में अफीम और बर्बिचूरेट आ जाता है। स्पाइनल विष की अगर हम बात करें तो कुपीलू आता है, आते बहुत होंगे, सिलेबस की बात कर रहे हैं। पेरिफेरल में एलएसडी आ जाता है और कोकेन आ जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे विष हैं, मस्तिष्क पर प्रभावी विष हैं, वो इस प्रकार कवर हो जाते हैं। बेसिक चीज़ है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। अब आगे अगर बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइजन जो है वो कैसे हमारे अंदर पहुंच सकता है। तो अब देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप देख पा रहे हैं, पैट इज लोकल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसको आप देखिए। तो अब इसको कैसे डिकोड करना है, तो देखिए पी से आपको पेरेंट्रल लेना है, ई से आपको एंटरनल लेना है। एंट्रल जो हमारा रूट होता है वो होता है ओरल, यानी कि हमारे एंटेरिक सिस्टम यानी जीआईटी से होकर जो मेडिसिन जाती हैं वो हमारा होता है एंटरनल। या फिर पेरेंट्रल अगर बात करें तो जो बाहर से हमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आईवी, आईएम, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रापेरिटोनियल, सबकुटेनियस जो दिए जाते हैं वो हमारे पेरेंट्रल रूट में आते हैं। इसके बाद पैट इज बैक, आई से हम जो लेंगे इनहेलेशन लेंगे, एस फॉर सबलिंगुअल हो जाएगा। पैट इज लो, टी यहाँ पर रिमेनिंग रह गया आप टी में, तो देखिए आप टी से जो है हमारा थ्रू नेचुरल ओरिफिस, नेचुरल ओरिफिस मतलब नासा छिद्रों से, मुख से एनस, पेनिस, वेजाइना, इनके साथ जो दिया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यानी लोकल का मतलब है लोकल एप्लीकेशंस जो क्रीम लोशंस वगैरह आते हैं वो। तो इस प्रकार ये चीज़ भी कवर हो जाती है यहाँ पर। इसका मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए पैट इज़ लोकल आप लिखिए, पैट इज़ लोकल, ये ट्रिक थोड़ा बाद में बनी है इसलिए साथ में नहीं है। तो पी से आप देखिए पेरेंट्रल हो गया, ई से आपका एंट्रल हो गया, तो एंट्रल और पेंट ये हो गया आपका। टी फॉर आपका थ्रू नेचुरल ओरिफिसिस हो गया। इज से आई जो इसमें आ रहा है इनहेलेशन हो गया, एस फॉर सबलिंगुअल हो गया। और लोकल से आप जो लेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन या लोकल एप्लीकेशंस भी उनको बोला जाता है, लोशंस वगैरह जो आ जाते हैं उसमें। तो ये बेसिक हैं, आप याद कर लीजिएगा। नेम ऑफ कार्डियक पॉइजन पूछे जा सकते हैं, तो वत्स, इसकी ट्रिक आप देख पा रहे हैं, वत्स हृदय में तुम वीर हो। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे, वत्स से देखिए वत्स नाभ हो गया, हृदय से हृदय जो विषाक्तता के कारण है वो आ जाएगा। तुम वीर हो तो तुम से तंबाकू लीजिए और वीर से करवीर लीजिए। तो इस प्रकार नेम ऑफ कार्डियक पॉइजन हो जाते हैं। एबॉर्टी पॉइजन यानी कि जो एबॉर्शंस को कॉज करते हैं, एरगट, क्यूनाइन, कैलोट्रोपिस और प्लम्बैगो। प्लम्बैगो ये कुछ 4 नाम हैं जो कि एबॉर्शन को कॉज करते हैं। तो देखिए गाइस हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे हैं आज, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो आपको अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपनी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर आपको नोट्स चाहिए ये क्वेश्चंस के, तो आप मेल कर दीजिए हमें, अपना जो मेल आईडी है वो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इन दिस वीडियो द स्पेशल थैंक्स गोज टू माई टीचर डॉक्टर दिनेश सर। थैंक यू सो मच गाइज।